स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम झारखंड पीजीटी हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी की सिलेबस में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कविता सरोज स्मृति के भाग 3 को पूरा करेंगे। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप सरोज स्मृति प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां पर भाग 1 और 2 को कंप्लीट किया गया है, जिसमें कुल 10 पदों का व्याख्या के साथ उसमें आए हुए अलंकारों को और महत्वपूर्ण तथ्यों को संपूर्ण विवेचन किया गया है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता बहुत ही अच्छी है और एक तरह से यह एक शोक गीत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 11वां पद है ये। तू खींची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, उन्मनन गुंज सजहिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज। यह चली एक अज्ञात बात, चूमती केस मृदु नवल गात, देखती सकल निपलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। शामु ने कहा लख एक दिवस, भया अब नहीं हमारा बस। यहाँ देखेंगे किस प्रकार से सरोज की नानी ने निराला जी से कहा कि भैया अब हमारा बस नहीं है कि हम इसका पालन पोषण कर सकें। कविता बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मार्मिक है। इसके पहले के पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। देना सरोज को धन्य धाम, सुचिवर के कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इसे साथ लेकर, अपने घर रहो ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहोत्साह, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा। मतलब यह सब कुछ सुनकर आखिर नानी ने इसका लालन पालन किया और अब कह रही हैं कि आप इसे ले जाइए और उचित वर्ष से संपन्न कीजिए। हम आएंगे जरूर उत्साह के साथ। कुछ भी ना कहा न अहो न आहा, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज गृह छाया तल। बहुत ही बेहतरीन कविता। अब हम इसके प्रसंग को देख लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण पद की व्याख्या को देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य का वर्णन किया है कि सरोज ने युवती होने पर उसकी सास ने उसको यह कहकर कवि के पास भेज दिया। यहाँ पर निराला के सास की बात हो रही है कि भेज दिया, अब इसके विवाह का प्रबंध कीजिए, अर्थात आप इसको नानी के घर से ले जाइए अपने घर और वहाँ पर इसके विवाह का प्रबंध कीजिए और हम उत्साह के साथ उसमें जरूर आएंगे। कितनी विचित्र विडंबना है, माँ नहीं है और सरोज का संपूर्ण ध्यान अब निराला जी को रखना पड़ता है। कितनी विकट स्थिति होती है कि एक पिता के लिए एक माँ का ना होना और उसे अपनी पुत्री को संभालना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से निराला जी ने अपने पदों के माध्यम से इसे विवेचन किया है कि कवि कहता है कि हे पुत्री, तेरी सुंदरता मेरी आंखों में समा गई है और तू मेरे काव्य की प्रेरणा बन गई है। यहाँ पर निराला जी विचलित नहीं हुए, सरोज को अपनी कविता की काव्य की प्रेरणा माना है। एक प्रकार की अज्ञात जो वायु है, संपूर्ण कुंजों, वृक्षों, पत्तों और कलियों में विशाल समूहों को आंदोलित करते हुए उसमें मंद मंद गुंजार करने लगी है। यह मधुर हवा तेरे केसों और नव यौवन से युक्त तेरे सुंदर शरीर को चूमने लगी है और तू भी इन क्रियाओं को अपलक दृष्टि से देखने लगी है, अर्थात अब यौवन का प्रारंभ हो रहा है। मैं भी समझ गया कि तू जीवन की आवश्यकता, मतलब तेरे जीवन की आवश्यकता क्या है। भाव यह है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि तू विवाह योग्य हो गई है। सासू जी ने एक दिन सुअवसर देकर कहा कि भैया अब सरोज पर हमारा यश नहीं रहा, मतलब यह अब हमारे लिए नहीं, अब इसका वर का चयन कर दो। हम इसके पालन पोषण का उत्तरदायित्व जब तक था तब तक किया, जिसे हम पूरा कर चुके हैं। अब तुमको इसको किसी योग्य घर में, अर्थात इसका किसी योग्य घर में विवाह कर दो। कौन कह रहा है? सरोज की नानी। कुलीन और उत्तम वर को खोजना अब तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है, अर्थात एक पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब तुम कुछ दिनों तक अपने साथ रखकर वर की खोज करो और विवाह के अवसर पर हम भी तुम्हारी
उत्साह पूर्वक सहायता करेंगे। कवि कहता है कि सासू जी की इन बातों को सुनकर और उनका तात्पर्य समझकर मैं चुप रहा और मैंने आहा अर्थात अहो कुछ भी ना कह सका। मतलब मन में एक ये था कि दुख उनको कि मैं अभी कैसे इसको देख पाऊंगा, और यहाँ पर विवाह की बातें होने लगी। मैं तुझ स्वर्ण जैसी कांति वाली पुत्री को लेकर उस प्रकार घर की ओर चल पड़ा। आखिर पिता ही थे, कहते क्या, उनका फर्ज था, वो ले गए। जैसे भिक्षुक कोई हो, भीख मांगने वाला, और वह सोना लेकर जा रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कनक के समान निराला जी ने अपनी पुत्री को कहा। आपने अगर यूजीसी नेट का पेपर दिया होगा तो उसमें पूछा गया था कि सरोज स्मृति कविता में निराला जी ने अपनी पुत्री अर्थात सरोज के लिए किन किन शब्दों का चयन किया था। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, अपनी पुत्री को कनक कहा था, धन्या कहा था, और मैं अपने घर की स्वच्छ कांति को अपने घर आश्रय में ले जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले पद को देखते हैं कि सोचा मन में हत बार बार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलंगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषम बेल में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वज गण, गुजरे जिस राह वही शोभन। अर्थात मेरे पूर्वजों ने जिस राह पर चला है मैं भी उसी को शोभायमान करूँगा। मुझको यह लोक रीति कर दो पूरी, गो नहीं अभीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अच्छम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध को निराधार। चलिए इसकी पहले प्रसंग को देख लेते हैं। इस पद के कि प्रसंग में कहा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य का वर्णन किया है कि अपनी पुत्री के विवाह के विषय में जब मैंने कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के कट्टर आचार विचार के बारे में सोचा तो मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। अपनी पुत्री को विवाह के लिए हर कोई पिता इस प्रकार से ही सोचेगा। अब व्याख्या हम देखते हैं कि हे पुत्री, मैंने तेरे विवाह के बारे में सोचा, किंतु कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का एक नियम होता है, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। ब्राह्मणों का मन में विचार आते ही बार बार धिक्कार का भाव जागृत हो उठा। उनके कट्टर आचार विचारों को दृष्टिगत रखते हुए मैं सोचने लगा कि कान्यकुब्ज लोग अपने कुल में अंगारे के समान अर्थात विनिष्ट करने वाले हैं। वे जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद किया करते हैं। उनके कुल में अपनी लड़की को सौंपना दुख का ही निमित्त बनेगा, क्योंकि विष की बेल में तो अंततः विष ही फल लगेंगे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण तो शुष्क रेगिस्तान की भांति नीरस होते हैं। उनसे सहृदयता अर्थात सज्जनता की अपेक्षा करना बेकार है। इसके पश्चात मैं सोचने लगा कि मेरे पूर्वज जिस रास्ते पर चले हैं, मेरे द्वारा वही मार्ग अपनाना उत्तम होगा। मतलब जिस प्रकार से रूढ़ियाँ जो बनी हैं उसी को अपनाना उत्तम होगा। मुझे भी लोक परंपरा का पालन करना चाहिए। यद्यपि मैं डरता नहीं तो भी मुझको कुछ पुराने और परंपरागत विचार तोड़ते रहते हैं। हाँ, मैं पुराने विचारों को पूर्ण रूप से अपनाने में असमर्थ हूँ। मैं समझता था कि मैं इतना विनयशील नहीं हो सकता जितना कन्या के पिता को होना चाहिए। भाव यह है कि कन्या का पिता होते हुए भी मैं वर पक्ष की अनुचित बातों को सौहार्दपूर्वक सहन करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। यहाँ पर पिता और पुत्री का प्रेम बहुत ही संलक्षित हो रहा है। किस प्रकार से एक पिता विचलित है अपनी पुत्री को किसी अन्य पुरुष के हाथ में सौंपने के लिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, विशेष में देख लेते हैं कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को चौके की छुआछूत तथा वैवाहिक आचार विचार संबंधी रूढ़ियों के कारण ही निराला ने उनको कान्यकुब्ज कुलांगार कहा था। ठीक है, यहाँ पे कविता में कहा गया था कि कान्यकुब्ज कुलांगार, तो क्यों कहा गया यहाँ पर विशेष तौर पे बता दिया गया कि किस प्रकार से एक चौके की छुआछूत का नियम होता है। आगे बढ़ते हैं, विष बेल पर विष फल तथा जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, इन लोकोक्तियों का कवि ने अच्छा प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आपको 3 पदों की संपूर्ण व्याख्या मिलेगी। लास्ट हम अंतिम इसका वीडियो देखेंगे जिसमें 3 पद और संकलित होंगे। इस प्रकार से आपकी सरोज स्मृति कविता संपूर्ण हो जाएगी।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसी संबंधित रचनाएं आपको हमारे क्लासेस में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कविताओं को देखते हैं। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाएं मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जो लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध। कलग्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजू ऐसी नहीं भक्त शक्ति, ऐसे शिव से गिरजा विवाह, करने की मुझको नहीं चाह। फिर याद आई मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वजन, नव युवक एक सत साहित्यिक, कुल कान्य कुब्ज या नैमित्तिक, कोगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है यही स्पृश्य, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्त्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। कविताओं को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। कभी कभी कविताओं की पूरी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं कि क्या कविता में कहा गया है। बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्व से मिला करूं अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह, कर सकता हूँ पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुधर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यय, मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय। बहुत ही अच्छी पंक्तियां। तुम करो ब्याह तोड़ना नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र। यहाँ पर अपनी पुत्री के लिए स्वयं के लग्न के मंत्र पढ़ने को कह रहे हैं। यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वह कन्या का, मेरा जो कुछ भी है वह सब मेरी पुत्री का है, निश्चय समझो कुल धन्या का। बहुत ही अच्छे शब्दों से उन्होंने सरोज को सुशोभित किया है। तो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, हम प्रसंग को देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य का वर्णन किया है कि उसको अनंत एक योग वर जो था वो मिल ही गया, जिसके साथ उन्होंने स्वयं मंत्र पढ़ते हुए सरोज का विवाह कर दिया। व्याख्या देखते हैं कि अपनी पुत्री का कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में विवाह करने के संदर्भ में निराला सोचते हैं कि इन लोगों के पैरों में यमुना के कटे फटे कगारों जैसी बीवाइयाँ होती हैं। वे अपने पैरों को तेल भरे हुए देसी जूतों को ठेल कर बाहर निकालते हैं। उनके पैरों में से तो जूतों की घोर दुर्गंध आती रहती है। मुझसे यह कदापि नहीं हो सकेगा कि मैं सुंदर गंध और सुगंधित वायु से अपरिचित अंधे व्यक्ति की भांति इन लोगों के पैरों को पूजूं। मतलब उन्हें पैर पूजना जो चौके का एक नियम होता है वो कतई नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहता कि अपनी पार्वती जैसी सुंदर सुकुमारी पुत्री सरोज का विवाह शिव जैसे अवघड़ व्यक्ति के साथ करूं। यहाँ पर देखिएगा, अपनी पुत्री को उन्होंने पार्वती जैसी सुंदर कहा है, लेकिन शिव से विवाह करना कतई नहीं चाहते क्योंकि अवघड़ हैं वो। आगे बढ़ते हैं, निराला कहते हैं कि तभी मुझे एक सज्जन नवयुवक का ध्यान आया जो मुझसे पहले मिल चुका था और जो बड़ा विद्वान और अच्छा साहित्यकार था। वह भी कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु एक गौड़ बात थी कि उसके कुल में कोई देवी विद्वान ही रहा होगा। अर्थात भाव है कि कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न होने पर भी उसके जैसे दुर्गुण नहीं रखता। मैंने सोचा कि उस युवक को आत्मीय और अभिनंदनीय बनाने में मेरी भलाई होनी चाहिए। तदंतर मेरा ध्यान, मतलब तुरंत मेरा ध्यान उसी युवक पर जम गया। उसके प्रति मेरे मन में स्नेह का स्रोत उमड़ उठा। उस युवक के प्रति बहुत ही उनके मन में एक प्रेम भावना जगी और उन्होंने उसको एक खत लिखा। अपने पास खत लिखकर उसे भेजा और बुला लिया। वह युवक भी मुझसे प्रसन्नतापूर्वक आकर मिला। निराला कहते हैं कि मैंने उस युवक से कहा, इस समय मेरा हाथ खाली है, मेरा पूरा समय साहित्यिक गतिविधियों में व्यतीत हो जाता है। मुझे जो कुछ संपत्ति पूर्वजों से मिली हुई है, यदि मैं उनको महाजनों को सौंप दूं तो विवाह अच्छी प्रकार का कर सकता हूं, किंतु मैं मूर्ख नहीं कहलाना चाहता। इसी प्रकार यह बात अच्छी नहीं समझता कि बारात बुलाकर व्यर्थ में फिजूल खर्ची करूं। यहाँ पर उन्होंने सारी जो रूढ़ियाँ हैं उन्हें फिजूल खर्ची कहा है।
इस प्रकार की फजूल खर्ची करने का ठीक समय भी नहीं है। यह निराला जी कह रहे हैं, कोई ये समय नहीं है। तुम विवाह करने को तैयार हो तो मैं इन सामाजिक परिपाटियों को तोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर वो समाज के सर्वोच्च जो नियम हैं सबको तोड़ना चाहते हैं। दहेज के नियम, बारात का स्वागत का नियम, सब। और लग्न यदि आचारों का पालन नहीं करूँगा, यदि पंडित जी विवाह कराने में असमर्थता दिखाएंगे तो विवाह के मंत्र मैं स्वयं ही पढ़ लूँगा। बहुत ही बड़ी बात। और मेरे पास जो कुछ भी है वह निश्चय ही मेरे कुल को धन्य करने वाली मेरी पुत्री को समझो। तो उन्होंने अपनी पुत्री को धन्य इसीलिए कहा कि मेरा जो कुछ भी है सब कुछ मेरी पुत्री के लिए है। यहाँ पर तीसरे पद की संपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हो गई है। आगे हम मिलेंगे इसके 3 पदों की व्याख्या के साथ। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पदों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।